आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र दिवस के लागू होने का दिन भी बना। डायरी का पन्ना पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थीं। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी 1931 का दिन हमेशा याद रखा जाने वाला दिन है। 26 जनवरी 1930 के ही दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1931 को भी फिर से वही दोहराया जाना था, जिसके लिए बहुत सी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थीं। पिछले साल बंगाल या कलकत्ता की तैयारियां काफ़ी साधारण थी। इस साल वहां के निवासी जितना दे सकते थे उतना दिया था। सिर्फ इस दिन को मनाने के प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च हुए थे। बंगाल या कलकत्ता के निवासी सारे कामों के महत्व को समझते थे कि सारा काम उन्हें स्वयं ही करना है, और यही बातें उन्होंने सारे स्वयंसेवियों को उनके घर जा जाकर बताई थीं। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। यहाँ लेखक कहता है कि कलकत्ता के बड़े बाजार के सभी घरों को सजाया गया था। उन पर झंडे फहराए गए थे। यह सब देखकर ऐसा लगता था जैसे स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता में जगह जगह झंडे फहराए गए थे। चारों तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थीं। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। यहाँ लेखक 26 जनवरी को होने वाले समारोह को रोकने के लिए पुलिस की तैयारियों का वर्णन कर रहा है और कह रहे हैं कि पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे के लिए घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर गाड़ियों में गोरखे और सेना के अध्यक्ष हर मोड़ पर मौजूद थे। न जाने कितनी गाड़ियां शहर भर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था। ट्रैफिक पुलिस कहीं भी नहीं थी, क्योंकि सभी पुलिस कर्मचारियों को शहर में पहरे के लिए घूमने का काम दिया गया था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को सवेरे से ही पुलिस ने घेर रखा था, क्योंकि वहीं पर सभाएं और समारोह होने थे। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए।
गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ मॉन्यूमेंट का अर्थ है स्मारक और भोर का अर्थ है सुबह। जुलूस का अर्थ है जन समूह या भीड़। यहाँ वर्णन किया गया है कि किस तरह से पुलिस लोगों को रोक रही थी। स्मारक के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई जगह पर तो सुबह से ही लोगों ने झंडे फहरा दिए थे। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। इसके साथ ही वहाँ इकट्ठे लोगों को मारा और वहाँ से हटा दिया। तारासुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, परंतु वे पार्क के अंदर जा ही नहीं सके। वहाँ पर भी काफ़ी मार पिटाई हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से लोगों का एक समूह निकला जिसमें बहुत सारी लड़कियां भी थीं और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी आ गई थीं। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है यह समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे। अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। यहाँ झंडोत्सव का मतलब है झंडा फहराने का समारोह। और इन पंक्तियों में बताया गया है कि 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने अपने विद्यालय में झंडा फहराने का समारोह मनाया। वहाँ पर जानकी देवी, मदालसा, बजाज नारायण आदि स्वयंसेवी भी आ गए थे। उन्होंने लड़कियों को समझाया कि उत्सव का मतलब क्या है। लेखक और उनके साथियों ने एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो सब कुछ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जगह जगह पर लोग फ़ोटो खींच रहे थे। लेखक और उनके साथियों ने भी फ़ोटो खिंचवाने का पूरा प्रबंध किया हुआ था। 2-3 बजे पुलिस कई आदमियों को पकड़ कर ली गई जिनमें मुख्य कार्यकर्ता पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय भी शामिल थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर वह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। मॉन्यूमेंट के पास जैसे प्रबंध भोर में था वैसे करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। यहाँ टोलियां का अर्थ है समूह और निराली का अर्थ है अनोखी। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक बताते हैं कि सुभाष बाबू के जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, परंतु वे पहले से ही अपना काम कर चुके थे। स्त्रियां अपनी तैयारियों में लगी हुई थीं। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिशों में लगी हुई थीं। स्मारक के पास जैसा पुलिस का प्रबंध सुबह लग रहा था वैसा करीब 1 बजे तक नहीं रहा। इससे लोगों को ये लग रहा था कि पुलिस अब कुछ ज़्यादा नहीं करेगी, परंतु पुलिस पीछे कब हटने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठी होने लगी थी और लोग समूहों में टोलियां बनाकर इधर उधर घूमने लगे थे। आज जो बात देखी गई थी वह बहुत निराली थी, अर्थात आज जो बात थी वह बहुत अनोखी थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की ओर से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। यहाँ काउंसिल का अर्थ है परिषद। इन पंक्तियों में सभा को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन है।
और कहा गया है कि जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। और ये सभा तो कह सकते हैं कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकता। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। अगर उन्होंने किसी भी तरह से सभा में भाग लिया तो वे दोषी समझे जाएंगे। इधर परिषद की ओर से अर्थात काउंसिल की ओर से नोटिस निकाला गया था कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। प्रशासन को इस तरह की खुली चुनौती देकर कभी भी इस तरह की कोई सभा इससे पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत लोग घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां चली। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। और इन पंक्तियों में बताया गया है कि ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मैदान की ओर निकले। उनको चौरंगी पर ही रोक दिया गया। चौरंगी कलकत्ता शहर में एक जगह का नाम है, परंतु वहाँ पर लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस उनको वहाँ पर रोक नहीं पाई। जब वे लोग मैदान के मोड़ पर पहुँचे तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियाँ चलानी शुरू कर दी। बहुत से लोग घायल हो गए। भी सुभाष बाबू पर भी लाठियाँ पड़ी, परंतु फिर भी सुभाष बाबू बहुत ज़ोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा कि वे इधर आ जाएं, परंतु सुभाष बाबू ने मना कर दिया और कहा कि उन्हें आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े ज़ोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आँख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियाँ चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थीं और घोषणा पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थीं। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पढ़ने पर भी हटते नहीं थे। यहाँ वॉलंटियर का अर्थ है स्वयंसेवी। और इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि बहुत सी बातें तो वे सुनी सुनाई लिख रहे हैं, परंतु सुभाष बाबू और लेखक के बीच कोई ज़्यादा फासला नहीं था। सुभाष बाबू बहुत ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ये लेखक ने अब खुद अपनी आंखों से देखा था। पुलिस बहुत भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का सिर पुलिस की लाठियों के कारण फट गया था और उनका बहता हुआ खून देखकर आंखें अपने आप बंद हो जाती थी। इस तरफ इस तरह का माहौल था और दूसरी तरफ स्त्रियां स्मारक पर चढ़कर झंडा फहरा रही थीं और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई हुई थीं। लगभग सभी के पास झंडा था। जो स्वयंसेवी आए थे वे अपनी जगह से पुलिस की लाठियां पढ़ने पर भी नहीं हट रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चलीं। साथ ही बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा आदमी घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिनका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। यहाँ पर लेखक स्त्रियों की बहादुरी का वर्णन कर रहे हैं। सुभाष बाबू को भी पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जनसमूह बनाकर आगे बढ़ने लगीं। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी। कुछ समय के लिए लगा कि पुलिस ठंडी पड़ गई है, अब लाठियां नहीं बरसाएगी, परंतु पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाना शुरू कर देती थी। इस बार भीड़ ज़्यादा थी तो आदमी भी ज़्यादा जख्मी हुए।
धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। उनके आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिन पर पुलिस बीच बीच में लाठियां चला रही थी। इस प्रकार पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। इन पंक्तियों में बताया गया है कि इस बार पुलिस की लारी करीब पौने घंटे बाद आई और उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया। ब्रजलाल गोयनका, जो कई दिनों से लेखक के साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी लेखक के साथ ही था, वह भी पकड़ा गया। पहले तो वह खुद ही झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ स्मारक की ओर इतनी तेजी से दौड़ा कि खुद ही गिर गया और इस पर एक अंग्रेज घुड़सवार ने उसे लाठी मारी और फिर पकड़ लिया, कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया, वहाँ पर भी पकड़ा गया, परंतु वहाँ भी उन्हें छोड़ दिया गया। इस पर भी वह नहीं माना और 200 लोगों के जुलूस के साथ लाल बाजार पहुँच गया और गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थीं। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख और फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 वहां आ चुके थे, बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। यहाँ संगीन का अर्थ है बहुत गंभीर। और इन पंक्तियों में बताया गया है कि मदालसा, जो जानकी देवी और जमुना लाल बजाज की पुत्री थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। उससे बाद में मालूम हुआ कि उनको भी थाने में मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया था। कलकत्ता में इससे पहले इतनी स्त्रियों को एक साथ कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो वहाँ कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि वहाँ पर बहुत सारे आदमियों को चोट लगी है और कई की हालत तो बहुत ही गंभीर है। वे लोग उनके लिए गाड़ी मंगवा रहे थे। लेखक और अन्य स्वयंसेवी जानकी देवी के साथ वहां गए तो देखा बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तो कर ही रहे थे और उनके फोटो भी खिंचवा रहे थे। उस समय तो 67 आदमी वहां थे, परंतु बाद में 103 वहां पहुंच गए थे। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वो अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल ज़रूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। इन पंक्तियों में लेखक बताता है कि जब लेखक और अन्य स्वयंसेवी अस्पताल गए तो लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल पहुँचे थे और जो घर वापस चले गए थे उनकी गिनती अलग है। इस तरह लेखक और अन्य स्वयंसेवी कह सकते हैं कि 200 आदमी ज़रूर घायल हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चल सका, पर इतना ज़रूर पता चला कि लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। इतना सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का ऐसा प्रचंड रूप पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ स्वतंत्रता के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। आज ये कलंक काफ़ी हद तक धुल गया और लोग ये सोचने लगे कि यहाँ पर भी स्वतंत्रता के विषय में काम किया जा सकता है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।